रियल एस्टेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। रिपोर्टर जी उठाएगा एक बिल्डर के फ्रॉड से पर्दा। गोवा के नाम पर कैसे ठगने का चला रहा है फर्जीवाड़ा। रेरा, ईडी, इनकम टैक्स का भी नहीं है इसे खौफ। ऑपरेशन द प्रॉपर्टी हाइस्ट। नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज रिपोर्टर जी एक ऐसा खुलासा करने जा रहा है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और वो लोग परेशान हो जाएंगे जो इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं। जी हां, आज हम एक ऐसे बिल्डर का पर्दाफाश करेंगे जिसे किसी का कोई खौफ नहीं है। इसे ना रेरा का डर है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की टेंशन। बस ये कानून की नाक के नीचे लोगों को गुमराह कर अपनी तिजोरी भरने में लगा है। कैसे ये बिल्डर गोवा जैसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर किसी दूसरे राज्य में विला, फार्म हाउस बेचने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, जिस रेरा का खौफ बिल्डर को घोटाला करते वक्त होना चाहिए, उस रेरा के रजिस्ट्रेशन के बगैर प्री लॉन्च में धड़ल्ले से माल बेचने में लगा हुआ है। दरअसल इस बिल्डर का यह खुलासा कैसे हुआ? हमने एक अखबार में इश्तिहार देखा जिसमें बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था गोवा प्रॉपर्टी फेस्ट, और बहुत सारे लुभावने ऑफर भी यहां दिए गए थे जिसमें बकायदा प्री लॉन्च बेनिफिट्स का भी जिक्र था। यह इश्तिहार देखने के बाद हमारे मन में आया कि चलिए इस फेस्ट में घूम कर आते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि अब अगर कोई मेला लग रहा है तो उसमें ढेर सारे लोग होंगे, यानी ढेर सारी दुकानें लगी होंगी बिल्डर की, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फेस्ट था। लेकिन जब हम यहां पहुंचे तो यहां पर सिर्फ एक ही बिल्डर बैठा हुआ था और यह बिल्डर बेच रहा था गोवा के नाम पर किसी दूसरे राज्य में प्रॉपर्टी। वहां जाने के बाद पहले बताया जाता है कि किस तरह से, कितना खूबसूरत लोकेशन पे इनका प्रोजेक्ट है और गोवा में एयरपोर्ट से लेकर तमाम बीच से इसकी दूरी कितनी है। लेकिन बात करते करते फिर खुलासा होता है कि ना तो इनके पास रेरा रजिस्ट्रेशन है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो प्रोजेक्ट गोवा के नाम पर बेच रहे हैं ये दरअसल किसी दूसरे राज्य में है। इसके बाद हमारे मन में आया कि इस तरह के बिल्डर का खुलासा होना चाहिए और लोगों को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी के तहत हमने इसका खुलासा करने की ठानी। आज ऑपरेशन प्रॉपर्टी हाइस्ट में इस बिल्डर की एक एक फर्जीवाड़े की परतें खोल कर रख देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे ये पूरा खुलासा। उससे पहले आपको बता दें, इसके बाद हम बिल्डर के ऑफिस पहुंचे और हमारी मुलाकात यहां पर बिल्डर के रिलेशनशिप मैनेजर से हुई। क्या कुछ उसने कहा, क्या कुछ खुलासा हुआ, देखिए बगैर किसी इंतजार के ऑपरेशन द प्रॉपर्टी हाइस्ट। रियल एस्टेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। रिपोर्टर जी उठाएगा एक बिल्डर के फ्रॉड से पर्दा। गोवा के नाम पर कैसे ठगने का चला रहा है फर्जीवाड़ा। रेरा, ईडी, इनकम टैक्स का भी नहीं है इसे खौफ। ऑपरेशन द प्रॉपर्टी हाइस्ट। तो इसका पेमेंट प्लान्स वगैरह क्या है आपके? सर इसमें मेरे पास 3 पेमेंट प्लान आ रहे हैं। फर्स्ट पेमेंट प्लान जो मेरे पास आता है दैट इज अ 2020 का पेमेंट प्लान आता है। नाउ यू पे 10 लाख का आप EOI मेरे को देते हैं। अभी आज अगर मुझे हाँ, तो आप मेरे को 10 लाख का एक चेक देते हैं। उसके बाद आपको 60 डेज के अंदर 20% अपना कंप्लीट करना है इंक्लूडिंग दिस 10 लाख। तो आपको करीब 12 लाख का और पेमेंट करना है 2 महीने में। तो आपके पास 22 लाख के आसपास हो गया। हाँ, उसके बाद 180 डेज फ्रॉम EOI, दैट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स फ्रॉम EOI, आपको नेक्स्ट 20% देना है। थर्ड 20% विल कम इन 300 डेज अप्रॉक्सीमेटली और इंटरनल रोड्स, स्टार्टिंग ऑफ इंटरनल रोड्स कंस्ट्रक्शंस। फोर्थ विल बी ऑन demarcation of plots and the final 20% will be on offer of possession. और ये पोजीशन आप कब तक देते हैं? सर 16 months। 16 मंथ मतलब 5 साल? नहीं सर, 16 महीने। अच्छा 16 मुझे 60 विलास, अपार्टमेंट्स, जैसे कि ये सब आपका प्री लॉन्च बेनिफिट जो हैं 40 लाख ये सारे सर इवेंट तक ही थे। अच्छा, जो मंथली अप टू 1.7, तो इवेंट में आया था, मैं इवेंट से आया हूँ तो सर इवेंट में बुकिंग नहीं लगी ना सर। अरे सर उस दिन इवेंट में मेरे पास माल ही खत्म हो गया। उस दिन फोन लग गया किसी और का हमारे पास ना, तो ये किस तरह के बेनिफिट्स हैं अभी, किस तरह से? देखिए ये जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं अप टू 40 लाख की बात हो रही है।
at this moment मैं जो आपको दे रहा हूँ, I am already giving you benefits much on this thing at the moment almost 20-21 lakhs के तो benefit मैं आपको भी at this moment दे रही हूँ. With this thing that it's not a fixed booking at right now. What I'm giving you all these benefits is on the basis of a priority number. Okay. Other than that, I'm also offering you is another 4 lakh rupees worth of discounting if you're continuing and making payments to me on time. Right, so with all of these, I'm as it is giving a lot of discounting and stuff. ये जो मंथली रेंटल का जो आप बता रहे थे, सर मेरा मंथली रेंटल अगर आप मेरे पास 60 का पेमेंट प्लान है उसमें खाली 90-10 पे था. इन दिस अगर आप मेरे को 50-25-25 के पेमेंट प्लान पे जाते हैं मतलब तो मैं आपको मंथली रेंटल 10% का पर एनम गारंटी रेंटल दे रहा हूँ. इट विल बी मंथली अबाउट 46,000 टिल पोजीशन till 9 months, and after 9 months it will be 69,000 per month. मतलब अगर मैं आपको आज 50% की पेमेंट दे देता हूँ और बाकी की पेमेंट 25% के रेशियो में देता हूँ, देन आप मुझे आज से ही 10% का रेंटल देना शुरू करेंगे. ये रेंटल आप कैसे देंगे, वहाँ तो अभी कोई है नहीं. तो ये हम लोग आपको शो रेंटल दे रहे हैं 16 मंथ्स का हिसाब से लगाता हूँ. about 9.5 लाख रुपए का आपको अश्योर्ड रेंटल में दे दूँगा. मतलब 9.5 लाख रुपए आप उसमें मुझे 9 लाख रुपए आप मुझे दे देंगे 16 16 मंथ. और अदर देन दैट पोजीशन के बाद ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 21,31,000 का, वो अलग है. सो ऑलमोस्ट 30-32 लाख का आपको डिस्काउंट मिल जाती है. इसमें कैश कितना दे सकते हैं? आप कितना देंगे? मैं तो मान के चल रहा हूँ, आप बताइए कितना एडजस्ट कर सकते हो? 75% के आसपास 12 के रेट दे देंगे. 12,000 रुपये तो एडजस्ट हो जाएगा कैश. ठीक है, तो ये कितना हो गया? 75% कितना हुआ टोटल उसका कैश? ऑलमोस्ट 82 lakhs. मतलब 82 लाख रुपए आप कैश में एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है. दूसरा इसका रेरा रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है? सर रेरा मेरा फेज 2 का आ जाएगा बाय सेकंड वीक ऑफ अप्रैल अभी. और फर्स्ट फेज का? फर्स्ट फेज में कुछ नहीं सर, बिकॉज जो रेरा की गाइडलाइन है दैट सेज 8 और मोर कंस्ट्रक्टेड सेलेबल यूनिट्स. 8 और मोर कंस्ट्रक्टेड सेलेबल यूनिट्स उस पे रेरा लगता है. ओके, प्लॉट्स पे नहीं लगता है. नहीं, मेरा कंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा. मैं अगर एक ईंट की दीवार भी बना दूं चारों ओर अपने प्लॉट पे तो मेरे उस पे रेरा आ जाएगा. ओके, तो फिर सेकंड फेज में क्यों रेरा? क्योंकि मैं इधर विलास एंड फार्म हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ. ओके, 60 एकड़ लैंड पार्सल में 30 एकड़ पे मैं प्लॉट ला रहा हूँ, 30 एकड़ में विलास बना रहा हूँ. वो जो विलास बना रहा हूँ उसके लिए मुझे रेरा चाहिए. तो जब मैं वो रेरा ले रहा हूँ तो मैं पूरी टाउनशिप ही रेरा अप्लाई करता हूँ. अच्छा, तभी आप ये प्री लॉन्च का तभी आप बता रहे हैं. बस थोड़ा सा जो सेटबैक मेरे लिए है कि मैं जो आपका एडवर्टीजमेंट वो सारी की गोवा प्रॉपर्टी फेस्ट जो सोच के मैं चला था वो थोड़ा सा एक दिमाग में वो थोड़ा सा अटक रहा है. देखिए आज भी अगर मैं आपको 30,000 का रेट दे रहा हूँ बाय 2026, दैट्स अबाउट 2 years फ्रॉम टुडे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ दैट ये रेट कहीं ना कहीं 70 से 80 हज़ार रुपये गज पे होगा एट दैट टाइम. एंड वो कंजर्वेटिव फिगर बोल रहा हूँ मैं आपको. तो कंजर्वेटिवली अगर मैं 80,000 रुपये गज आपको दे रहा हूँ दैट्स 50,000 रुपीज अबव व्हाट यू आर राइट नाउ इन्वेस्टिंग. सो इवन इफ आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टी फेस्ट एंड एवरीथिंग, इससे ज़्यादा आपको मैं बेनिफिट दे रहा हूँ. नाउ फेज 2 का सबसे बड़ा बेनिफिट जो आएगा इज बीइंग क्लोज टू द गोल्फ कोर्स. देखिए मेरी पूरी टाउनशिप का रेट. प्रोजेक्ट किस नाम से है? सर नेम मेरा एक बार ले रहा है फिर मैं उसको डिक्लेयर कर दूँगा. अच्छा, अभी प्रोजेक्ट नेम अभी नहीं है. नहीं, अभी बुकिंग की बजाय अगर मैं 10-15-20 दिन बात करता हूँ तो रेट में कुछ प्रॉब्लम? सर रेट बिल्कुल ऊपर जाएगा. The closer we go towards the application and launch date, the higher the rates will be. We will be
देखिए सीधी चीज़ है, आप जो मेरे साथ बुकिंग लगा रहे हैं, जिस दिन मेरा लॉन्च हुआ है उस दिन उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, तब तो मैंने क्लाइंट को ग्रो कराया है ना। आज अगर मैं आपको जो रेट देता हूँ और लॉन्च पे भी मेरा वही रेट रहा, तो फिर वो जो पहले लगाया वो तो बेवकूफ़ बन गया ना। नहीं, लेकिन अभी थोड़ा ये सोचता है ना प्री लॉन्च में कहीं फंस ना जाए। सर देखिए उसका बेनिफिट नहीं है। किसी भी पॉइंट पे आप अगर रुकते हैं एंड आपको ये लगता है कि नहीं जी आई एम नॉट वांटिंग टू कंटिन्यू दिस, लेट मी नो 48 आवर्स आई विल गेट द मनी फ्रॉम द मैनेजर, दैट्स माय गारंटी। तो देखा आपने किस तरह से ये बिल्डर लोगों को बेवकूफ बना रहा है, किस तरह से इससे जरा सी भी ना रेरा का डर है, ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई टेंशन। खुले में ये कह रहा है कि ये प्री लॉन्च कर रहा है, अभी तक रेरा रजिस्ट्रेशन इसके पास नहीं आया है। ये खुले में कैश में डील करने की बात कह रहा है, और इतना ही नहीं 70-80% तक ये कैश लेने की तैयारी में है। तमाम सारी चीजें आपने सुनी। अब इसकी बारीकियों पर क्या ये सारी जो बातचीत हुई, ये जो सारा खुलासा हुआ, इसमें कहां कहां पर वायलेशन है, यानी कि कहां कहां पर इसने कानून को ताक पर रखा है, और कैसे अगर इस तरह के प्रोजेक्ट में कोई व्यक्ति इन्वेस्ट कर देता है तो उसका पैसा डूबने के चांसेस कितने हैं, और इस तरह की फर्जीवाड़े के खिलाफ क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे रेरा एक्सपर्ट एडवोकेट जयदीप शोरान जी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जयदीप जी आपका। तो जगदीप जी, देखा आपने किस तरह से ये बिल्डर कानून की नाक के नीचे फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भरोसा कर लेते हैं, अब उन्होंने पैसा लगा दिया। बहुत सारे तो मामले हम देख रहे हैं जहाँ रजिस्ट्रेशन है रेरा का, उसके बावजूद भी लोग जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा सबसे पहले सवाल यही है, मैं इस इश्तिहार से, इस एडवर्टीजमेंट से ही शुरू करता हूं कि जो इस तरह की ये एडवर्टीजमेंट देते हैं जहां ये कहा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी फेस्ट है और बहुत सारे ऑफर्स यहां दिए जा रहे हैं, क्या इस तरह के एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं जो कि मिसलीडिंग है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बचाव भी किया गया है कि प्रोजेक्ट की डिटेल यहाँ पर नहीं है, तो खेल तो कहीं ना कहीं कर ही देते हैं लोग। देखिए, जहाँ तक एडवर्टीजमेंट का सवाल है, तो एडवर्टीजमेंट अगर वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है तो वो ऐसा एडवर्टीजमेंट पे तो बार है। जो रेरा का सेक्शन 3 भी है जो एडवर्टीजमेंट्स को लेके, और प्रायर रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आप कोई बुकिंग, एडवर्टीजमेंट को भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाते हैं तो उसमें बार करता है। वो बिल्डर ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन जो ये एडवर्टीजमेंट अगर हम देखें तो जिसमें प्रोजेक्ट डिटेल्स नहीं है, एक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और नॉर्मली प्रॉपर्टी डीलर्स और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो फेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं जिसमें कि रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया जाता है जी। तो अगर रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स को ऐसे फेस्ट में शोकेस किया जाता है तो कहीं कोई ऐसी गलत उसमें चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आपको एडवर्टीजमेंट के बहाने से बुलाया जाता है और वहाँ शोकेस ही ऐसे प्रोजेक्ट को किया जा रहा है जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये वायलेशन ऑफ लॉ है। दूसरा, एक आमतौर पर हम मेले की जब बात कर रहे हैं, फेस्ट की जब बात होती है, तो किसी भी तरह का फेस्ट हो, मेला हो, तो वहाँ हम ये उम्मीद करके जाते हैं कि हमें वैरायटी मिलेगी, बहुत सारी अलग अलग दुकानें यहाँ पर मिलेगी। लेकिन यहाँ जब हम गए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दुकान खोलकर व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा करता है कि देखिए किस तरह से प्लान्ड तरीके से जो है लोगों को जाल में फंसाने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। देखिए, आज के दिन में अगर हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, तो एक बूम है, और बूम किस लिए है? बिकॉज ऑफ द रेरा। रेरा ने अपने प्रीएम्बल्स को हासिल किया है, जो रेगुलेट कर रहा है वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को, और बूस्ट कर रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कि सेल परचेज और ये बूस्ट हों, और ये जो एक एनवायरनमेंट है, ये जो एक बिजनेस है, ये फले और फूले, ये बढ़े। तो लोगों में एक विश्वास आया है रेरा के आने के बाद में, और उसी का फ़ायदा कुछ ऐसे लोग उठा लेते हैं जो कि भ्रमक एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। जैसे किसी फेस्ट के नाम से आपको बुला लिया, और लोग अब स्वेच्छा से जाते हैं। लोग बड़े ओपन माइंडेड हो गए हैं कि भाई ठीक है, अब तो जो भी रियल एस्टेट सेक्टर में हो रहा है वो अंडर रेगुलेशन हो रहा है। ये एक छाप रेरा ने दी है, और इसके लिए रेरा अथॉरिटीज़ की सराहना की जानी चाहिए। लेकिन धोखा हो रहा है। ये जो आपके, अगर हम कंटेंट्स, इसके पर्टिकुलर केस को हम देखते हैं तो ये सरासर धोखा है। ये आप रेरा की रेपुटेशन के साथ में भी खेल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में विश्वास अब रेरा के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में आया है कि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, और ऐसे लोग अगर ये कर रहे हैं तो रेरा इसके साथ में सख्ती से भी निपटेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ एक और समझने की, ये बिल्कुल ऐसे है कि नॉर्मली देखिए गोवा का जब जिक्र आता है तो हर आदमी चाहता है कि अरे वाह, बेहद खूबसूरत
फैमिली हॉलीडे डेस्टिनेशन है, बीच है, समुद्र किनारे जाएंगे, खेलेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन आपको ये कहकर कि चलिए आपको गोवा घुमाने ले जा रहे हैं और आपको छोड़ दिया जाए महाराष्ट्र या कर्नाटक बॉर्डर के ऊपर, तो वो कितना बड़ा अपने आप में झटका है। और कुछ इसी तरह का खेल यहाँ पर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये दो तरीके के वॉल्यूशन है। एक सेक्शन 7(1) में भी ये वॉल्यूशन है और सेक्शन 12 है वेरासिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट, कि आपको वादा कुछ किया जाता है और चीज़ कुछ और निकलती है। तो उसमें बड़ा साफ प्रोविज़न है कि आप अपना पूरा पैसा, जो भी आपको लॉसेस हुए हैं ऐसी किसी भी एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होकर जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बुकिंग किया है, तो आपको सारा पैसा ब्याज सहित वापस रेरा दिलाता है। और वहीं सेक्शन 7(1) है जो बड़ा पैनल एक्शन लेता है बिल्डर्स के खिलाफ में, जहां ट्रेड फेयर एक्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस बिल्डर्स कर रहे हैं, तो उनके रिवोकेशन किए जाते हैं रजिस्ट्रेशन। और अदर स्टेट्स, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा हम लेते हैं हरियाणा का कोई बिल्डर है, तो अगर वो ऐसी कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है, जैसे आपका एक उसमें आया भी कि वो कैश में ले रहे हैं, वो कोई 50% भी पहले डिमांड कर रहे हैं, तो इस तरीके की प्रैक्टिस करने वाले बिल्डर्स को बहुत बड़ा झटका रेरा से लगेगा। इनके ना केवल उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन रिवोक होंगे, अब तो जो अथॉरिटीज़ हैं ये इन्फॉर्मेशन भी साझा करती हैं। ये प्रोविजंस रेरा एक्ट में है कि अथॉरिटी की जिम्मेदारी भी है कि अगर कोई बिल्डर इस तरीके का है तो वो अदर अथॉरिटीज़ तक भी उसको पहुंचा सके कि इस बिल्डर का कंडक्ट कुछ ऐसा है, तो लोगों को बचाया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइए, बिल्डर ये कहेगा कि मैंने तो यहाँ कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात ही नहीं की, मैं तो प्रॉपर्टी फेस्ट की बात कर रहा हूँ, और जब लोग आ रहे हैं वहाँ पर तो हम उनको बता रहे हैं कि भाई ये गोवा में नहीं है, गोवा और दूसरा जो स्टेट है उसके बॉर्डर पर है, तो हमने तो बता दिया था बाद में जाकर। तो ये देखिए, लोगों को ये ध्यान रखना होगा, कानून है, कानून अपनी जगह है, आपको न्याय भी मिलेंगे, लेकिन एक बेसिक प्रूडेंस आपको भी दिखानी है। आपको कानून के प्रावधानों का पता होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन 3 रेरा एक्ट जो है वो बड़ा साफ करता है कि कोई भी बिल्डर जब तक प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है। तो आप मान लीजिए आप एज एन एक पोटेंशियल बायर कहीं भी एक एक्सपो में जाते हैं, तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है अपने पैसे को सेव करने के लिए कि बिल्डर से पूछें रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज देख लें। एक पेज का दस्तावेज जो अथॉरिटी इशू करती है वो उनकी वेबसाइट पर भी होता है, आप भी उसे सर्च करके देख सकते हैं। चाहे किसी भी स्टेट में वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ की अथॉरिटीज़ की अब सभी अथॉरिटीज़ की वेबसाइट्स हैं और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शोकेस किए जाते हैं। तो ये पहली जिम्मेदारी है उनकी कि आप सेक्शन 3A में ये वॉल्यूशन क्रिएट करता है अगर कोई भी बिल्डर एडवर्टीजमेंट कर रहा है बिना रजिस्ट्रेशन लिए। और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं, बिल्कुल छोटा सा एक एक्सेप्शंस भी है जहाँ पे आप वो एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं अगर 500 स्क्वायर मीटर से नीचे की कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं और जिसमें 8 इंडिपेंडेंट यूनिट से ऊपर की यूनिट क्रिएट नहीं कर रहे हैं आप, तो वहाँ इस तरीके की एडवर्टीजमेंट, हाँ, उसकी रेरा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात जो कि ये रेरा रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट अनप्लैन्ड एरिया में भी नहीं है। रेरा के तहत सिर्फ वही एरियाज, प्लैन्ड एरिया की डेवलपमेंट्स आती हैं जो मास्टर प्लान से इशू किए जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट होते हैं हर एक स्टेट के, तो वो एक मास्टर प्लान्स देते हैं, एक प्लान्ड एरिया बताया जाता है, तो उस प्लान्ड एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट है वो रेरा के अंदर आते हैं। उससे बाहर अगर होते हैं तो भी रेरा एक उस पर एक्शन ले सकता है। अगर बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही तो सुमोटो उसको एरिया को प्लान्ड एरिया भी डिक्लेयर कराने तक के प्रोविजंस हैं कि उस लोगों के राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए किसी भी ऐसे बिल्डर से जो शायद किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में लिप्त है, तो अथॉरिटीज़ ऐसा भी डिसीजन लेके उसको प्लान्ड एरिया में डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि यूनिट की तो बात की कि 8 से ऊपर अगर यूनिट होती है या 500 गज का प्लॉट है तो 500 स्क्वायर मीटर की कोई भी डेवलपमेंट उससे ऊपर अगर, लेकिन यहाँ पर जो हमने बातचीत की, यहाँ करीब हजारों की तादाद में ही प्लॉट्स जो है वो काट कर बेचने थे, जो 300-400 से लेके 500 गज जो है उससे बड़ा नंबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये अलग अलग फेज में यहाँ नंबर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है। क्या बगैर रजिस्ट्रेशन के, जिस तरह से खुद एक्सेप्ट किया है कि रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमने अप्लाई किया हुआ है, तो क्या अप्लाई किए हुए में भी ये इसको प्री लॉन्च किया जा सकता है? नहीं, प्री लॉन्च को लेकर तो बड़ा साफ क्लियर कट वॉल्यूशन ऑफ लॉ है। वॉल्यूशन ऑफ लॉ, बिना रजिस्ट्रेशन के आप कुछ भी मार्केट नहीं कर सकते। और फेज वाइज मैनर में भी आपके जितने भी फेज आपने डिसाइड किए हैं उनका सबका मिला के 8 यूनिट से ऊपर नहीं होना चाहिए आपका।
तो अगर आप ऐसा सोचते हैं मैं एक फेज करूंगा, इसमें 2 यूनिट करूंगा, फिर 2 करूंगा, फिर तीसरा चौथा ऐसे करूंगा, तो नहीं है वो भी, उसमें भी वॉल्यूशन है। अच्छा, कानून क्या कहता है कि गुरुग्राम का एक बिल्डर जो कि यहाँ रजिस्टर्ड है और किसी दूसरे स्टेट में इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, तो ये कानून कौन सा, रेरा कौन सा इसके ऊपर एक्शन लेगा, गुरुग्राम का या फिर दूसरी स्टेट में जहाँ पर ये एक्टिविटी? देखिए वॉल्यूशन हो रहा है जिसके जुडिक्शन में, जिस अथॉरिटी के जुडिक्शन, लैंड जहाँ पे है, लैंड जहाँ पे है उसको मार्केट किया जा रहा है, तो आपका पहला तो दायित्व है उस कंसर्न अथॉरिटी को आप इन्फॉर्म करें, और ये वॉल्यूशन ऑफ लॉ है और ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में कंसिडर होगा अगर वो प्लान्ड एरिया में ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये बारी बारी मैं कह रहा हूँ, अनप्लैंड एरिया में आपका रेरा एप्लीकेबिलिटीज़ को लेके संशय है, वहाँ पे वो नहीं आते हैं जब तक कि एक अच्छी शिकायत और वो उसको प्लैंड एरिया में कन्वर्ट नहीं कर लें। लेकिन अगर वो खुद ही मान रहा है कि हम रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्लान में होगा, अगर नहीं भी 1% के लिए, तो ये जानकारी भी वो मिसलीड कर रहे हैं। नहीं, अगर वो खुद से स्वतः अगर वो रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा ही वॉल्यूशन है कि आप जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, तो आप किस लिए मार्केट कर रहे हैं। लेकिन अब जो आपने बात कही कि जहाँ पर ये बिल्कुल वैसी है जैसे कि पुलिस भी करती है, अपनी जुडिक्शन जहाँ होती है वही पुलिस स्टेशन या पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ ये एक चीज़ और समझनी होगी, जो कस्टमर जो है, जो क्लाइंट्स हैं, वो जो टारगेट किए जा रहे हैं वो गुरुग्राम के हैं, माल ज़रूर दूसरी स्टेट में है, तो क्या यहाँ की अथॉरिटी को, क्योंकि लोग यहाँ के रेजिडेंट्स यहाँ के, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो यहीं की जा रही है, बस सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि वो जो माल बेचा जा रहा है वो दूसरी स्टेट का है। देखिए आप वाले जो, अगर मैं इसी पूरे कन्वर्सेशन को भी एक आधार बनाता हूँ, तो क्रिमिनल कंप्लेंट्स तो की ही जा सकती हैं, लेकिन इसमें गोलमाल बहुत बड़ा भी निकल सकता है। अगर कोई आदमी बिना रजिस्ट्रेशन के बुकिंग ले रहा है, तो आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि वो लैंड वहाँ पर है और उसी लैंड के लिए वो ले रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कोई जालसाज है जो कोई लैंड भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट भी नहीं है, और आपसे एक फेस्ट के नाम पे ऑर्गेनाइज करके और आपसे पैसे ले रहा है। तो आप इसको पुलिस से भी इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट तो है ही कि भाई आपसे पैसे की भी डिमांड की जा रही है, कैश की डिमांड की जा रही है, वॉल्यूशन ऑफ लॉज तो बनते हैं। और इसके अलावा जो प्री लॉन्च में बहुत सारे बेनिफिट्स भी बताए जा रहे हैं कि आप अगर इसी उसमें देखेंगे तो फेस्ट के दौरान अगर आप बुकिंग करा रहे हैं तो गाड़ी बम्पर प्राइस में गाड़ी भी दे रहे हैं। इसके अलावा मंथली रेंटल पर भी हम आएंगे, 40 लाख का प्री बेनिफिट दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिएगा गिफ्ट्स में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स और दूसरी चीज़ें भी हैं। साइट विजिट भी कराई जा रही है, और गोवा के नाम पे साइट विजिट तो फ्री में अगर मिल रही है किसी को तो वो चीज़ें, तो ये जितनी सारी ऑफर्स हैं, क्या कोई बिल्डर किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे उसके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, क्या ये ऑफर्स दे सकता है? देखिए ये अलग तरीके से इसके रास्ते निकालते हैं लोग कि बिल्डर ने यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को मेंशन नहीं किया है, और ये आप एमिनिटीज़ के तौर पर ले लेंगे इसको अगर मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन है और वो अपने सेल्स को बूस्ट करने के लिए कोई ऐसे इंसेंटिवाइज करता है बायर को, तो उतनी सख्ती से नहीं है जब तक कि अगर मान लीजिए कि वो कहता है कि फर्स्ट प्राइज़ गाड़ी निकलेगी, बम्पर प्राइज़ एक मर्सिडीज़ है, और उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, ना उसने कोई मर्सिडीज़ खरीदी है, ना कोई ऐसा ड्रॉ होगा, ना कोई वैसा फेयर ड्रॉ होगा, तो वो भी आपकी वेरासिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट। लेकिन अगर वो दे रहा है तो फिर वो नहीं है। हाँ, वो दे रहा है तो ये एमिनिटीज़ है, एमिनिटीज़ वो क्रिएट करके एक दे रहा है, तो ये इसको इतना आप नहीं ले सकते। बट एडवर्टीजमेंट, और ये किसी भी इस तरीके की एडवर्टीजमेंट आप रजिस्ट्रेशन के बाद ही कर पाएंगे, पहले तो कर ही नहीं सकते। हाँ। इसके अलावा एक और अहम बात, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो अश्योर्ड रेंटल की एक ऑफ़र दी जाती है, जो कि इन्होंने भी कबूला कि अगर आप पेमेंट्स प्लान चेंज करते हैं 2020 की बजाय 50-50 या 30-30-50 वाले पेमेंट प्लान्स पे आप जाते हैं, तो आपको एक अश्योर्ड रेंटल मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि वहाँ कुछ बना भी नहीं है। हमने बाकायदा ये पूछा भी कि भाई वहाँ अभी कुछ बना ही नहीं है, तो आप रेंटल देंगे किस चीज़ का? तो क्या ये ऑफर्स है इस तरह की? क्योंकि बीच में हमने सुना था कि इस तरह की ऑफर्स बिल्डर नहीं दे सकता, रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। बिल्कुल, देखिए ये रेड फ्लैग है। एक आदमी आपको पैसा लगाने के बदले में अश्योर्ड रेंटल भी दे रहा है, आपका ही पैसा घुमा के दिया जा रहा है, और एक इलीगल वे में। आरबीआई की भी डायरेक्शंस हैं इसमें कि भाई आप इस तरीके से फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इस तरीके का आप नहीं कर सकते अश्योर्ड रेंटल और अश्योर्ड रिटर्न्स करके। तो होता क्या है, ये बिल्डर आपको इंडल्ज कर लेंगे, बुकिंग कर लेंगे आपके साथ में, बाद में यही लोग कोर्ट के समक्ष चले जाएंगे। और कई मामलों में हमने देखा है जो ये अश्योर्ड रेंटल वगैरह जो दिया भी, तो अगर प्रोजेक्ट आपका डिले हो गया तो वो डिले पोजीशन इंटरेस्ट में से डिडक्ट करा रहे हैं। तो जो अलॉटी है उसे अवेयर होना पड़ेगा। देखिए बिल्डर अगर अच्छा काम कर रहा है और उसकी नीयत बड़ी साफ़ है, तो इस तरीके की ऑफर्स की ज़रूरत नहीं है, और आपको जाना भी उन्हीं लोगों के साथ में चाहिए
जो आपसे कंस्ट्रक्शन लिंक प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको एक ऐसा भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है, आप ही का पैसा घुमा के दिया जाएगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है जो उसको इतना अट्रैक्ट करना पड़ रहा है अलॉटी को। अदरवाइज बहुत अच्छे बिल्डर्स हैं जिनका शायद बुकिंग एक हफ्ते एक दिन में कंप्लीट हो जाती है। कानून क्या कहता है अश्योर्ड रेंटल को लेकर? रेरा कानून क्या कहता है? अश्योर्ड रेंटल जो है वो रेरा की परिधि में नहीं है। हमारे रेरा एक्ट में इसे देखिए, इसे हम एक एमिनिटी के तौर पर कंसिडर करेंगे। मान लीजिए उसने कोई एमिनिटी प्रोसेस प्रपोज की है प्रोजेक्ट में, तो ये उसका एक वादा है जो कि उस एग्रीमेंट के साथ में एम्बेडेड है और ये उसे देना पड़ेगा। बट इसमें बर्ड्स एक्ट की भी वॉयलेशन हो जाती है, आरबीआई के भी गाइडलाइंस की वॉयलेशन है, तो ये आपको एक लिटिगेशन में ही इंडल्ज करता है, उससे अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे भ्रमक और इस तरीके के रिटर्न वाले प्रोजेक्ट से बचना चाहिए। इसके अलावा जो साफ साफ कबूल कर रहे हैं कि 70-80% तक कैश जो है वो भी लेने के लिए तैयार है, मतलब जो रेट वो पहले उन्होंने दिया कि 30,000 रुपये गज का जो स्क्वायर यार्ड का जो रेट है, अगर कैश हम देना चाहते हैं, जो हमने कहा कि 70 से 80% तक कैश जो है वो देना चाह रहे हैं, तो उसी रेट को वो 30 से 12 में करके लेने के लिए तैयार है। मतलब एक बड़ा अमाउंट, यानी 70-80 लाख रुपए कैश ट्रांजैक्शंस तो आपकी वॉइड हैं, कैश ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं आप। और ये उन लोगों के लिए है, देखिए जो टैक्स एवेशन में इंडल्ज हैं, तो ऐसे किसी केस को आप भी लेके जाएंगे तो बराबर कार्रवाई आप पर भी होगी कि मैंने कैश दिया था तो आपने टैक्स एवेशन किए हैं, आप तो गुनहगार हैं। तो इसमें क्या कार्रवाई बिल्डर के ऊपर बनती है? क्योंकि बिल्डर के ऊपर भी बड़ा आप समझिए ना, अगर एक आदमी के ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं कैश ले रहा हूँ, और इस तरह का देखिए प्रॉपर्टी में हम अच्छे से जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट का बड़ा खेल चलता है, लोगों के पास बहुत सारा कैश है, वो चाहते हैं कि उस कैश को प्रॉपर्टी में डाल दें। देखिए, इसको तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स हैं, ईडी है, इन लोगों को आपको उनके संज्ञान में लाना चाहिए कि इस तरीके की भी कार्रवाई हो रही है और ये बहुत ही डेंजरस है अलॉटीज़ के लिए। मान लीजिए कि मैं कोई बेनिफिट अराइज करता हूँ, वॉयलेशंस को एक बारी हम दरकिनार भी रखें। अगर मैं कैश किसी प्रोजेक्ट में देता हूँ और कल को वो बिल्डर इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरा जो टोटल अमाउंट बिल्डर को गया है वो सिर्फ वो है जो मैंने बैंक के थ्रू दिया, जो बुक्स में है, जो बुक्स में आप जिसे वेरीफाई करा पाएंगे ना, आप वेरीफाई करा पाएंगे। और आपने तो बिल्डर की चांदी कर दी कि अब वो ना तो आपको टाइमली प्रोजेक्ट देगा, अगर उसकी मंशा है भी तो भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो इंडल्ज है ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में कि वो अपने काम पे फोकस ना करके टैक्स एवेशंस की स्कीम्स लगा रहा है। तो वो ऐसे बिल्डरों से तो बचना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए यहाँ जयदीप जी, जिस तरह से ये पेमेंट्स प्लान बताया गया, 20-20 प्लान है, 30-30 कुछ इस तरह के प्लान है, मतलब T20 तो हमने सुना था, ये पेमेंट प्लान्स भी अब T20 टाइप और T50 टाइप के हो गए, वनडे और T20, तो 50-50 वाला जो प्लान भी ऑफर कर रहे हैं, तो क्या इस तरह के प्लान्स पेमेंट्स के दिए जा सकते हैं? क्योंकि अगर मैंने शुरुआत में ही, अगर पहले साल में ही या 6 महीने में ही सारा पेमेंट दे दिया बिल्डर को, तो मैं तो फिर कल को अगर वो डिले होता है तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। मैं इसको जो एक्ट कहता है, जो एक्ट के प्रावधान हैं, पेमेंट प्लान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप एक पेमेंट प्लान पे आ रहे हैं। जो एक्ट कहता है वो ये है कि 10% जो बुकिंग अमाउंट है आपका, वो 10% से कंसिडरेशन वैल्यू से ऊपर नहीं होगा और आपसे इनिशियली 10% ही बिल्डर ले सकता है पैसा। उसके बाद उसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपका एग्रीड पेमेंट प्लान हो, मान लीजिए कि वो 50% भी आपसे इनिशिएट करना चाह रहा था, तो फर्स्ट सिर्फ वो 10% लेगा और उसके बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वो ले सकता है। वो आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट पे है। कहीं पे पेमेंट प्लान को लेके संशय क्रिएट नहीं किया गया है, बट ये ज़रूर है कि 10% अगर आपने पैसा दे दिया तो नेक्स्ट पेमेंट से पहले बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपका इन प्लेस होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा जिस तरह की इस फेस्ट की बात कर लें, जब जो हमने कॉन्वर्सेशन भी की है, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, और सीधे सीधे जो है 10 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट यहाँ पर मांगा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? कितना इलीगल है या कर सकता है बिल्डर? नहीं, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है प्रोजेक्ट का, कैश में डील हो रही है, बिल्कुल इलीगल चीज़ है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, इन्हें बचना चाहिए ऐसे बिल्डर्स से, शिकायत करनी चाहिए। और जो इंडल्ज भी हो गए हैं
तो उन्हें समय रहते अपनी चीज़ों को सुधार करवाना चाहिए। आप सेक्शन 12 की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, 7 की सेक्शन 7(1) में कर सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उस बिल्डर का बैंक अकाउंट फ्रीज होकर आपके पैसे आज भी वापस आ सकते हैं अगर इस तरीके के गोलमाल बिल्डर्स के साथ में कोई फंस गया है। चलिए जाते जाते पॉइंट्स में एक बार वायलेशन समझना चाहेंगे। आपने पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन देखा, ऑपरेशन प्रॉपर्टी हाइस्ट, तो इसके पॉइंटर्स में एक बार थोड़ा सा समझा दीजिए कि कौन कौन से वायलेशन आपको सीधे तौर पर यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर सेक्शन 3 का वायलेशन है, प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है। वो कन्वर्सेशन में सामने कुछ ऐसा आ रहा है कि वो फेज़ वाइज रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, पहले फेज़ में लिया ही नहीं है, दूसरे फेज़ में अब अप्लाई किया हुआ है और बुकिंग ले रहे हैं आपसे। तो सेक्शन 3 का वायलेशन तो है ही। और उसके बाद में आपका जो एडवर्टीजमेंट्स हैं, जो जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं, जो कैश लेने की बात की जा रही है, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, 7(2) का वायलेशन है। इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास में अगर शिकायत जाती है तो बहुत बड़ा पेनल एक्शन होगा, बिल्डर को हमेशा के लिए डिबार किया जा सकता है। और उसके बाद में सेक्शन 12 का वायलेशन है। उन्होंने एडवर्टीजमेंट की है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, जबकि आप कह रहे हैं कि वो किसी और स्टेट में है प्रोजेक्ट, तो सेक्शन 12 का भी वायलेशन है। देन आपका सेक्शन 13 का वायलेशन है इसमें कि वो 10% से ऊपर की डिमांड कर रहे हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले। तो देखिए, मुझे तो वो कंडक्ट बड़ा अटपटा लगा और बड़ा इलीगल तरीके से ऐसा काम हो रहा है रेरा आने के बाद। तो ये जागरूक ग्राहक को सोचना पड़ेगा कि एक्ट इन प्लेस है, आपको इतना उत्साहित नहीं रहना है कि किसी भी बिल्डर के पास में बुकिंग कर दें। आपको कानून बचाएगा जब आप कानून की पालना खुद भी करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इनकम टैक्स की वायलेशन तो यहाँ दिख रही है कि ब्लैक मनी, जिसको ब्लैक तो मनी है, प्रधानमंत्री का एक सपना रहा था आते के साथ ही ब्लैक मनी को जो कंट्रोल करने की कोशिश की थी, अभी भी ये बिल्डर जो है इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस प्रैक्टिस में ब्लैक मनी इन्वॉल्व है अभी भी। ये अपने आप में बड़ी हैरान कर देने वाली बात। हाँ, ये अचरज वाली बात है। इतने सख्त कानून आने के बाद, रेरा के इम्प्लीमेंटेशन के बाद में भी अगर कोई हिम्मत करता है ऐसी, तो उसको सबक सिखाना रेरा अथॉरिटीज़ का काम है। और अगर समय रहते कंप्लेंट सही फोरम पे की जाएगी तो ज़रूर एक्शन होंगे। एक आखिरी सवाल यहाँ पर जयदीप जी, रेरा आ गया है और रेरा आने के बाद ये उम्मीद जगी थी कि इस तरह के फर्जीवाड़े बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन अभी भी अगर हो रहे हैं, जो कि खुलासा हमने किया है और इसको इनकार नहीं किया जा सकता, ये एक तरह का कबूलनामा है बिल्डर के ऑफिस में बैठकर। और ऐसा नहीं है कि किसी हम ब्रोकर के यहाँ बैठे हैं, कोई ब्रोकर है, वो बिल्डर का एम्प्लॉय है, बिल्डर का ऑफिस है और वहीं से हमने पूरी की पूरी स्टिंग ऑपरेशन किया। तो और क्या प्रावधान की ज़रूरत है अभी रेरा एक्ट में कि इस तरह की भी जो प्रैक्टिस है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल लग जाए? देखिए, रेरा एक्ट 2016, रेरा एक्ट 2016 में इम्प्लीमेंट होता है और नया एक्ट है बिल्कुल। और बड़ा ही, मैं तो इसे बड़ा क्रांतिकारी एक्ट समझता हूँ। लेजिस्लेटर्स का बड़ा ही अच्छा बनाया हुआ एक्ट और जिसकी ज़रूरत थी। रियल एस्टेट सेक्टर ही बूम पर है, हर शहर डेवलपमेंट की ओर है और हाउसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए। और इसमें ये एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाता है, रेगुलेट करता है अलॉटीज़ और बिल्डर्स के दायित्वों को। लेकिन जहाँ तक मैं पाता हूँ कि आजकल जो हम प्रेजेंट केस देख रहे हैं, जिस तरीके का केस देखा हमने, तो ऐसी सिचुएशंस में एक ज़रूरत है इसमें फ्री लुक पीरियड देने की। एक रेरा, अगर लेजिस्लेटर्स तक ये बात हमारी पहुँचे, और अथॉरिटीज़ का भी दायित्व होता है कि वो सिनेरियो को देखकर रिकमेंडेशंस देती हैं गवर्नमेंट को कि एक्ट में क्या क्या और नए सुधार और किस तरीके से और ज़्यादा इसको कुछ टिप दिए जा सकें। तो एक फ्री लुक पीरियड का अगर प्रावधान इसमें आता है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में है कि आप इंश्योरेंस, जो ब्रोकर है वो आपको कुछ एडवर्टीज, वो कुछ आपको अच्छे लुभावने ऑफर्स देते हैं, आप इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो आपको एक फ्री लुक पीरियड मिलता है कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी आने के बाद भी, प्रावधानों को पढ़ने के बाद भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर वे में आपको एक रियल एस्टेट बायर को भी एक फ्री लुक पीरियड देना चाहिए, मिनिमम 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का, कि आप ऐसे फेस्ट में इंडल्ज होकर, जहाँ एक चकाचौंध होती है, आप ऐसे फेस्ट में जो होता है वो एक बहुत ही चकाचौंध वाला एक एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, जिसमें फेक बायर्स भी ये फेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले लोग लेके आते हैं,
जहां वो धड़ाधड़ बुकिंग करा रहे हैं, आप भी वहां पे गए हैं और आपको लगता है देखो लोग तो इसके लिए पागल हो जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और आप उस चीज़ को, सिनेरियो को देख के या कोई छोटे मोटे उपहार 10 ग्राम सोना का सिक्का और कोई मोबाइल और ये चीज़ देखते हुए और बिना टर्म्स कंडीशन पढ़े आप वहाँ पे बुकिंग कर देते हैं। आपका चेक चला गया, अब अलॉटमेंट लेटर आ गया है, अब आप सोचते हो कि भाई जो एडवर्टीजमेंट थी वो मैं प्रूव नहीं कर सकता हूँ, जो मुझे बोला गया है वो सिर्फ मौखिक तौर पर बोला गया है, एक अच्छा फेस्ट क्रिएट करके बोला गया है, और ये धरातल पे वो चीज़ नहीं है। और कागज़ में सिर्फ वो चीज़ें होती हैं जो थोड़ी रियलिस्टिक होंगी, कागज़ पे वो जो उसने बोला है आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में वो एमिनिटीज़ नहीं दिखाई देती हैं। तो एक फ्री लुक पीरियड दिया जाना चाहिए अलॉटीज़ को कि वो 3 महीने के समय रहते उसमें कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सके, जिसमें कि कोई डिडक्शन ना हो। क्योंकि आज के एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर आपने अलॉटमेंट करा लिया है, आपने पेमेंट कर दिया है और आप कुछ भी ऐसा पोजेस नहीं करते जो एस्टेब्लिश कर सके कि आपके साथ में धोखाधड़ी हुई है, तो आपका 10% पैसा कट जाता है। तो इस चीज़ को अथॉरिटीज़ को और लेजिस्लेटर्स को लेना चाहिए कि इसमें फ्री लुक पीरियड अगर हम देते हैं रेरा में भी कि 3 महीने का दे दिया आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद या अलॉटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में, तो एक सहारा मिलता है अलॉटी को कि वो चेक कर सकता है कि वो चीज़ें हैं, क्योंकि कई चीज़ें थोड़ा समय रहते नहीं मिल पाती हैं, उपलब्ध नहीं होती हैं अलॉटीज़ के पास में। तो ये फ्री लुक पीरियड का बेनिफिट ये हो सकता है कि वो बिल्डर के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और वो अपने डिसीजन को एक बार और रिव्यू कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप शोरान जी इतनी अहम जानकारी देने के लिए, क्योंकि हमारा भी मकसद है लोगों को हम जागरूक करें, उनके पास सही जानकारी पहुंचे ताकि अपनी जो गाढ़ी कमाई है उसको वो इस तरह के फर्जीवाड़े से बचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा किस तरह से बिल्डर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ऑपरेशन प्रॉपर्टी हाइस्ट में हमने एक एक फर्जीवाड़े को खोल कर रख दिया है और हमारे एक्सपर्ट ने भी बाकायदा एक एक चीज़ बारीकी से समझाई है कि कहाँ कहाँ बड़े स्तर पर वायलेशन हो रहा, फिर चाहे प्री लॉन्च की बात हो, रेरा रजिस्ट्रेशन की बात हो, इसके अलावा लुभावने वादों की बात हो या फिर कैश डील हो, यानी कि ब्लैक में पैसा भी धड़ल्ले से लेने की बात खुद ये बिल्डर कबूल कर रहा है। तो हमारा मकसद यही है कि इस तरह की प्रैक्टिस करने वाले बिल्डर से आप बच के रहिए, क्योंकि जो पैसा आप इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपने मेहनत से कमाया है, और मेहनत की कमाई अगर इस तरह के लोगों को दे देंगे तो आप फिर समझिएगा कि जो सपने ये आपको दिखा रहे हैं कि आपको गोवा जैसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में ये आपको आपका सेकंड होम देंगे, तो आप समझ लीजिए जब इतनी सारी वायलेशन कोई कर रहा है तो ऐसे में कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि आपको आपका अपना वो विला, वो फार्म हाउस, वो रिजॉर्ट मिल ही जाएगा। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, बच के रहिए और कानून को अच्छे से समझकर फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। फिलहाल ऑपरेशन प्रॉपर्टी हाइस्ट में इतना ही। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रियल एस्टेट का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, रिपोर्टर जी उठाएगा एक बिल्डर के फ्रॉड से पर्दा। गोवा के नाम पर कैसे ठगने का चला रहा है फर्जीवाड़ा। रेरा, ईडी, इनकम टैक्स का भी नहीं है इसे खौफ। ऑपरेशन द प्रॉपर्टी हाइस्ट।